तो सारे उपाय साबित हो रहे हैं कम। प्रदूषण के बिगड़ते मूड से दिल्ली की साफ हवा का निकल रहा है दम। जी हां, नमस्कार, मैं हूं प्रशांत पांडे। प्रदूषण की मार से बेहाल दिल्ली वालों की कैसे दिल वालों की दिल्ली को मिलेगी निजात, इसी सवाल से हम करेंगे स्वदेश आवर की शुरुआत। एक तरफ दिल्ली की हवा की क्वालिटी लगातार गिरती जा रही है, तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में AQI यानी हवा का स्तर नापने का जो पैमाना है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार अपने दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम और तमाम दूसरे उपायों का ऐलान कर रही है। दिल्ली के प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। सरकार की ओर से किए जा रहे इन तमाम उपायों पर भी करेंगे बात। एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं उन दिल्ली वासियों की बात जिनका पोल्यूशन ने कर दिया है बुरा हाल। एक्चुअली जब नॉर्थ से हवा इधर आती है तो हवा उधर से ही आएगी और हवा यहाँ पे आके दिल्ली में आके एकदम रुक सी जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो धुआं उधर से उठता है और जो यहाँ पे ठंडा होता है वो यहाँ पे आके रुक जाता है। और कुछ जो लोकल कंडीशंस है हमारे, जितना मतलब ट्रांसपोर्ट है यहाँ पे या जितना भी कंस्ट्रक्शन अभी नियर बाई चल रहा है, उसकी वजह से जो धूल उठती है वो यहाँ पे ही रुक ही जा रही है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। तो ये ओनली पंजाब का नहीं है, लेकिन ये दिल्ली, हरियाणा जो नियर बाई एरिया है उन सबको मिला जुला के ये पूरा असर होता है। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए बजाय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के, और मतलब और पेड़ पौधों सब ज़्यादा लगाना चाहिए और कंट्रोल करना चाहिए। खतरनाक तो है ये, आगे जाके 10 साल बाद इनको पता लगेगा कि कितना पोजीशन खराब हो गई। बहुत बड़ा पॉइजन ही है, बच्चों के लिए बोलो, बच्चों के लिए नहीं सभी लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए बोलो, बच्चों के लिए बोलो। पोल्यूशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कम होना चाहिए, 100% कम होना चाहिए। तो लोग परेशान हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल का कहना है कि प्रदूषण सिर्फ राजधानी दिल्ली की समस्या नहीं, उत्तर भारत के कई शहरों में हवा सीवियर कैटेगरी में है। प्रदूषण पर राजनीति न करने की बात कहते हुए केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में पराली जल रही है और हमारी सरकार इसकी जिम्मेदारी लेती है। अभी भी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए जो भी आने वाले दिनों में कदम उठाने की ज़रूरत है हम उठाएंगे। तो दिल्ली में कल से हम प्राइमरी स्कूल्स बंद कर रहे हैं, प्राइमरी क्लासेस बंद कर रहे हैं जब तक स्थिति में सुधार नहीं हो जाता। और ऑड इवन के ऊपर विचार चल रहा है कि ऑड इवन करने की ज़रूरत है, अगर ज़रूरत होगी तो ऑड इवन को लागू किया जाएगा। और चलिए इसी विषय पर चर्चा के लिए, और चूंकि ये सीधा विषय आपकी सेहत, आपकी सांसों से जुड़ा है, इसलिए ET नाउ स्वदेश ने ये जिम्मेदारी ली है, ये कोशिश की है कि आपकी सेहत के पहलुओं को लेकर हम आपको सचेत करें। दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शुमार हो रहे हैं। डॉक्टर नवनीत सूद हैं हमारे साथ इस चर्चा में। आप हैं सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट धर्मशिला नारायण हॉस्पिटल से। आपका स्वागत सर। इसके साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर जेसल सेठ, सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन, फोर्टिस हॉस्पिटल मुलुंड मुंबई से। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जाहिर सी बात है कि सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि किस तरह से ये जो हवा है जो जानलेवा बन रही है उसका असर पड़ रहा है। डॉक्टर नवनीत, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। सांसों में तकलीफ या कंजेशन या वो मौसम के बदलने की वजह से भी हो जाता है, किसी तरह के इन्फेक्शन से भी हो जाता है। कैसे पता करें कि ये जो इन्फेक्शन है वो प्रदूषण की वजह से है? किस तरह से बॉडी रिएक्ट करती है? क्या क्या लक्षण दिखाती है? देखिए, कुछ लक्षण तो ऑलमोस्ट सेम है। जो इन्फेक्शन की वजह से निमोनिया हुआ है या साइनोसाइटिस है या राइनाइटिस है, कुछ लक्षण जैसे खांसी, बलगम, आंखों में पानी आना, आंखें लाल होना, ये आपको जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन है उसमें भी मिलेगा और पॉल्यूशन की वजह से जो इरिटेशन है उसकी वजह से भी मिलेगा। बट कुछ एक लक्षण है स्पेसिफिकली, अगर मैं कहूँ तो फीवर या जो बलगम का रंग जो है वो मैला होना या हरा या पीला होना, या फिर जनरलाइज्ड बॉडी एक, फीवर के साथ आपको जनरलाइज्ड बॉडी एक भी हो रहा है। वो कुछ चीजें जो बताती हैं कि ये एक सिस्टमिक डिजीज है, या मतलब कहने का मतलब है कि ये एक पूरी बॉडी को अफेक्ट करने वाली चीज है। तो वो तो इन्फेक्शन से होता है। और जहां तक
जो पहले वाले मैंने में 3-4 सिम्पटम्स बताए थे वो बिना फीवर के हों तो बहुत चांसेस हैं कि वो आपको सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है। बट आप ये ध्यान रखिए कि अगर पॉल्यूशन की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो रही है, उसके ऊपर भी सुपर एडेड इन्फेक्शंस होती हैं। जैसे कि पॉल्यूशन की वजह से अगर एयरवे डैमेज हो गए हैं, उसके ऊपर इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब कि अगर पॉल्यूशन की वजह से आपका सांस की नली या उसके नीचे का फेफड़े का हिस्सा किसी वजह से डैमेज हो रहा है, तो वहां पे जो भी ऑर्गेनिज्म हमारे सांस के साथ अंदर जा रहे हैं, उनको भी इन्फेक्शन करने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, बट ये डेफिनेट है कि प्रदूषण की वजह से जो डैमेज होगा उसकी वजह से एक तो बिना इन्फेक्शन के भी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी और इन्फेक्शन वाली प्रॉब्लम तो इन एनी केस बढ़ ही जाएंगी। बिल्कुल, तो बहुत ही बेहतर तरीके से डॉक्टर नवनीत ने बताया कि आखिर किस तरह से फ़र्क आपको करना है और कहाँ पर आपको अलर्ट हो जाना है। और हम बात करेंगे कि आखिर वो कौन-कौन सी ऐसी इन्फेक्शन है, बीमारियां हैं जो कहीं ना कहीं प्रदूषण की वजह से उनके होने का खतरा बना रहता है और इसकी रोकथाम कैसे करें, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर जेसल भी बनी हुई हैं। डॉक्टर जेसल, इस पूरे जो नया एक स्तर छुआ है इस पूरे प्रदूषण ने, उसकी वजह से नौनिहालों का स्कूल जाना बंद कर दिया गया है। बच्चे जो हैं वो प्राइमरी स्कूल के बच्चे अब स्कूल नहीं जाएंगे। और पिछले दिनों हमने देखा कि डॉक्टर्स ने इस बात के लिए अलर्ट किया था कि बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी से दूर रखें, बाहर ना ले जाएं। जिस तरह की हवा इस वक्त महसूस की जा रही है, किस तरह की दिक्कतें बच्चों में अमूमन देखने को मिल रही हैं? जो एयर पोल्यूशन की असर बच्चों में होती है वो काफी सालों से नोन है, क्योंकि एयर पोल्यूशन जो है वो बहुत कंट्रीज की समस्या है। बहुत सारी चीजें पाई गई है, जैसे बच्चों में उनका ग्रोथ अफेक्ट होता है, उनका लंग का ग्रोथ है वो कम हो जाता है, वो अलग अलग तरह की एलर्जी की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, उनकी इम्यून सिस्टम जो है वो अल्टर हो जाती है। काफी बच्चों में रिकरेंट साइनोसाइटिस, जैसे सर ने बताया, रिकरेंट ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, ये सब का रिस्क है वो बढ़ जाता है। बच्चों में दूसरी भी चीजें देखी जाती है, जैसे उनका ग्रोथ बराबर से नहीं हो रहा है, अगर लंग के फंक्शंस बराबर से डेवलप नहीं होते हैं तो उनकी विटामिन डी लेवल से उस पे भी असर पड़ता है। और ये सारी चीजें हैं वो ऑलरेडी प्रूव्ड है अलग अलग कंट्रीज से, क्योंकि चिली, यूरोप, यूएस, बहुत सारे स्टडीज से वो अवेलेबल है। प्रीमेच्योर बच्चों की इंसिडेंस बढ़ जाती है, जो औरतें हैं वो प्रीटर्म लेवल में जा सकती है, उनकी प्यूबर्टी के लेवल से वो अफेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा ये भी देखा गया है कि जो एयर पोल्यूशन है उसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो उनका स्कूल का जो एकेडमिक्स है वो भी असर करता है, उनका हाइट बॉडी जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो भी एयर पोल्यूशन की वजह से खराब होता है। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, क्योंकि हम मान एक पेंडेमिक के एंड में आए हैं और थोड़ी सी हमने नॉर्मल सी लाइफ जीना चालू किया है। फिर से अगर पोल्यूशन के लिए हमें मास्क पहनना पड़े तो ये सच में बहुत सैड सिचुएशन है। और बच्चों को स्कूल नहीं भेजे या अल्टरनेटिव भेजे तो अल्टीमेटली हम वही सिचुएशन में वापस जाएंगे जो हम पेंडेमिक में काइंड ऑफ घूम रहे थे। तो ये बच्चों के लिए बिल्कुल बिल्कुल। अच्छी बात नहीं है। अगर आउटडोर स्पोर्ट्स नहीं करेंगे तो बच्चे क्या करेंगे? बैठ के मोबाइल देखेंगे, मतलब और बिल्कुल। क्या और करेंगे? ये सवाल इसलिए भी है मैम, क्योंकि अक्सर बात होती है जब बड़े बड़े शहरों की, तो माँ बाप इस सपने के साथ वहाँ पर तमाम मुश्किलात के बीच भी रहते हैं ताकि बच्चे भविष्य सुधरे। लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं कि बच्चे की सेहत ही नहीं बचेगी, भविष्य की तो दूसरी बात। और इन सब का इफेक्ट आज अगर पढ़ाई उनकी फिर से ऑनलाइन करने को की जा रही है, उन्हें स्कूल नहीं जाने को मिल रहा है, तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण सिचुएशन है। अब एक्शन और प्लानिंग क्या है ये समझ से परे है। बयान बहुत हम सुन रहे हैं। डॉक्टर नवनीत, मैं आपके पास आना चाहूँगा और मैं समझना चाहूँगा कि बच्चों की बात हो गई, जो हमारे एल्डरलीज हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, और उनके लिए महानगरों में वैसे ही जीवन कहा जाता है कि बड़ा मुश्किल होता है। अब ऐसे में उन्हें भी बाहर जाने की इजाज़त नहीं है और ऊपर से उनको पहले से ही कुछ एज रिलेटेड इश्यूज होते ही हैं। ऐसे लोगों को क्या सलाह दी जाएगी? और जिनकी मेडिकेशन चल रही है, वो जाहिर सी बात है उन्हें किस तरह के एहतियात रखने चाहिए? देखिए, हमारे सोसाइटी में दो सबसे वल्नरेबल ग्रुप्स हैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मैम ने बताया, अभी एक बच्चों का ग्रुप रहता है जिनकी इम्यूनिटी कम रहती है और बॉडी के रिजर्व्स कम होते हैं, लंग के रिजर्व्स कम होते हैं। और सिमिलर कैटेगरी में एल्डरली आते हैं जिनके भी धीरे धीरे करके एज के साथ बॉडी के रिजर्व कम होते हैं, इम्यूनिटी कम होती है
और बॉडी को स्ट्रेस लेने की क्षमता जो है वो धीरे धीरे करके कम होती जाती है। एल्डरली ग्रुप्स में एक प्रॉब्लम और भी है कि हमारे जो टिपिकल पेशेंट्स होते हैं एस्थमा वाले, सीओपीडी वाले या एक इंटरस्टिशियल लंग डिजीज वाले, उनको मेजरली और भी ज्यादा प्रॉब्लम आती है दूसरे लोगों के बनिस्पत इसके कि उनके ऑलरेडी लंग्स डैमेज हैं। अभी जो स्टेटस पोल्यूशन का चल रहा है वो और एयरवे को डैमेज करते हुए जाते हैं, उनमें इन्फेक्शंस के चांसेस ज्यादा होते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा होती है। मेरे हिसाब से एहतियात रखने का मतलब उनका ये है कि एक तो ऑब्वियसली कि बाहर आउटडोर स्पेसिफिकली मॉर्निंग्स में और इवनिंग्स में जब आप भी रियलाइज करते हैं जब स्मॉग बहुत है, हम भी जब आते हैं सुबह और शाम को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहता है, वो कम जाए या कोशिश करें कुछ दिन जब तक हवा नहीं चलती, पोल्यूशन कम नहीं होता, उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। दूसरा है कि वो खाना अच्छे से खाएं, अपना न्यूट्रिशनली ठीक से रहें, पानी अच्छे से पिए। डिहाइड्रेशन भी एक बड़ी कॉमन चीज है ऐसे मौसम में, क्योंकि लोग नॉर्मली पानी नहीं पीते क्योंकि सर्दियां आ रही हैं, बहुत लोगों को ये भी प्रॉब्लम होती है। तो वो डिहाइड्रेशन की वजह से भी जो ऑर्गन्स हैं वो बड़ी जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं इस चीज से। और चौथी चीज ये है कि अपनी मेडिकेशन जो है उनकी, चाहे लंग्स की हैं चाहे हार्ट की हैं, वो प्रॉपरली लें। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा स्पेसिफिकली एल्डरलीज को कि कुछ इन्फेक्शंस के अगेंस्ट वैक्सीनेशन अवेलेबल हैं जो रिकमेंडेड हैं, जैसे न्यूमोकोकल वैक्सीन है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है। ये वैक्सीन जो है, न्यूमोकोकल वैक्सीन तो 5 इयर्स में एक बार लगती है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन एवरी ईयर लगती है। वो जरूर लगा के चलें क्योंकि पॉल्यूशन डायरेक्टली इन्फेक्शन ना करे बट वो इन्फेक्शन के रेट्स को बढ़ा देते हैं। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से यही है, ये कुछ चीजें हैं जो वो ध्यान रखें बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल। एक और पहलू पर आपसे डॉक्टर मैं चर्चा करना चाहूँगा, उस पर आपके पास दोबारा लौटूंगा। जैसा आप बता रहे थे कि कुछ प्रिकॉशंस हैं, कुछ वैक्सीनेशन है। चूंकि इस पूरे जो रिसर्च सामने आई उसमें ये कहा जा रहा है कि जिस तरह की ये हवा है वो तो स्वस्थ इंसान को भी बीमार बनाने के लिए काफ़ी है। तो एक स्वस्थ इंसान क्या करे उस पर बात करेंगे, एस्थमा पेशेंट्स जो मेडिकेशन पर हैं उस पर भी बात करेंगे। डॉक्टर जेसल, आपके पास मैं आना चाहूँगा। बच्चे जिन्हें पहले से कुछ दिक्कतें हैं, और ख़ास तौर पे हम निमोनिया की बात कर लेते हैं, हम एस्थमा की बात कर लेते हैं, हम देखते हैं आजकल छोटे बच्चों में एलर्जी की बड़ी गुंजाइश रहती है और इस तरह की समस्या है। तो उनके पेरेंट्स को क्या सलाह होगी? और अगर जाहिर सी बात है कि इस माहौल में अगर टेस्ट वगैरह कराने हैं, चेकअप कराने, तो कौन कौन से ऐसी अहम टेस्ट हैं जिनको करा लेना बच्चों के लिए एहतियाती तौर पर ठीक रहेगा? जी, एयर पोल्यूशन की वजह से तो कोई पर्टिकुलर टेस्ट रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन बच्चों में अगर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है किसी भी वजह से तो उनको पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करना चाहिए और उनके डिजीज के हिसाब से इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। जो बच्चों को ऑलरेडी अस्थमा है तो जो सिंपल सॉल्यूशन है, जो ट्रिगर्स वो अवॉइड कर सके। तो ट्रिगर्स में बेसिकली होते हैं सारे एयर पॉल्यूएंट्स, आउटडोर एक्टिविटीज और इन्फेक्शंस का, जैसे पीडियाट्रिक में और जीरियाट्रिक में जो एल्डरली सिटीजन है सब में रिकमेंडेशन है कि उनको सारी वैक्सीन लेनी चाहिए। सो जो पेरेंट्स ने वो वैक्सीन एक्चुअली नहीं ली है, नहीं लगवाई है, खास करके पहले जो ऑप्शनल वैक्सीन थी जैसे न्यूमोकोकल है, मेनिंगोकोकल है, एच इन्फ्लुएंजा है, जो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है, वो सब जो ली है वो सब बच्चों को लगवा लेनी चाहिए। बट अल्टीमेटली ये सब चीजें हैं वो हमें खाली थोड़ा सा और बीमार होने से शायद रिस्क हमारा कम करे, रिस्क जीरो नहीं करती हैं। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होने का रिस्क ज्यादा होता है जब हमारा जो एयर पोल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा है। तो बच्चों में और बड़ों में सब में ये मतलब काफी ज्यादा रिस्क होता है। तो उनका न्यूट्रिशन लेवल अच्छा रखना, वो भी जैसे सर ने बताया बच्चों में भी इम्पोर्टेंट है कि उनका न्यूट्रिशन लेवल पे ध्यान दें। आउटडोर एक्टिविटीज, हाँ फिलहाल के लिए जो जगह पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है वो शायद अपने आउटडोर एक्टिविटीज बच्चों की कम करने का सोच सकते हैं। बट अल्टीमेटली बच्चों के मेंटल और फिजिकल ग्रोथ के लिए आउटडोर एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज ए पेरेंट
पेरेंट्स हमारी सबसे पहले जिम्मेदारी है कि हम गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसके साथ कंप्लाई करें और अपना कंट्रीब्यूशन दे कि हम एयर पोल्यूशन कैसे कम करें, क्योंकि जब तक ये पोल्यूशन कम नहीं होगा, ये सब खाली टाइमिंग मेजर्स है जिससे हम ऑप्टिमाइज करते हैं कि जब तक ये फाइनल सोल्यूशन आए, पोल्यूशन का लेवल कम नहीं आए, हम और क्या क्या कर सकते हैं। तो मेरी सारे पेरेंट्स से इन शॉर्ट ये सलाह है कि आप अपने बच्चों का वैक्सीनेशन स्टेटस चेक कीजिए। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है, ऑप्शनल वैक्सीन नहीं लगवाई है, तो आप हो सके तो जितना जल्दी आप लगवा लीजिए। और बिल्कुल ये आप ये सारे एफर्ट्स लीजिए कि आप वो एयर पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट ना करें। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये एक ट्रिगर करने वाली बात हो जाएगी अगर बच्चे को पहले से कोई समस्या है और उसमें ज़रा सी भी लापरवाही बच्चे की सेहत पर भारी पड़ सकती है। डॉक्टर, जाहिर सी बात है कि इन सब चीज़ों में एक चीज़ समझना बेहद ज़रूरी है कि हम जो पूरा डेटा देख रहे हैं उनमें एक बात साफ तौर पर आ रही है कि जो हेल्दी लोग हैं उन्हें भी बुरी तरह बीमार करने के लिए काफ़ी है। डॉक्टर नवनीत, ये चीज़ मैं समझना चाहूँगा कि एक हेल्दी व्यक्ति जब इस तरह के हवा के संपर्क में आता है तब उसे किस किस तरह की दिक्कत हो सकती है? क्या एक स्वस्थ शरीर को भी मेडिकेशन के लिहाज से या किसी तरह के पहले के टेस्ट के लिहाज से कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, देखिए, एक बात मैं जस्ट एक एग्जांपल दूंगा। जो दिल्ली एनसीआर में या जो हाईली पॉल्यूटेड एरियाज हैं जहाँ पे एयर पोल्यूशन बहुत हाई है, उनमें उन जगहों पे जो लोग नॉर्मल हैं, जो स्वस्थ हैं, वो ऑलमोस्ट वैसी हवा ले रहे हैं जैसा कि एक स्मोकिंग करने वाला इंसान सपोजिटली पहाड़ पे या अच्छी हवा में लेता है। तो आप ना जाने अनजाने आप खुद भी एक बाय डिफॉल्ट स्मोकर हैं। अब बात रही जहां तक कि जो इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम, जैसे आप लोग सब देखते हैं AQI लेवल। AQI लेवल होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। वो बेसिकली PM 2.5 या पार्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोन्स को इंडिकेट करता है। उसका सिग्निफिकेंस क्या है कि बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं एयर में, गैसेस होती हैं, ओजोन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, और भी बहुत सारी गैसेस हैं। PM 2.5 का इशू ये है कि PM 2.5 और ये गैसेस जो हैं ये ऑलरेडी हेलो जी 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 तो वो क्या है कि आपका एयरवे में जाके, अब देखिए, एक लेवल पे जाके गैस एक्सचेंज होता है। लंग का काम है गैस एक्सचेंज, ऑक्सीजन को अंदर देना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। अब ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये आपके ब्लड में क्रॉस कर जाते हैं वाया लंग्स और वो पूरी बॉडी में इफेक्ट करते हैं। तो आप देखेंगे कि लंग कैंसर या और तरह के कैंसर, हार्ट डिजीजेस, स्ट्रोक्स, ये बड़े कॉमन है इन प्लेसेस वेयर दिस पोल्यूशन इज वेरी हाई एंड दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द पोल्यूशन लेवल्स इन अ एरिया। तो ये कहना कि सिर्फ फेफड़े में खांसी हो गई या खांसी बलगम ऐसी चीजें ही होंगी, वो गलत बात है। ये पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है, सिर्फ फेफड़े की बीमारी नहीं करता है। और जो है वो धीरे धीरे करके, अब आप इतना एक्सपोजर लेंगे हर साल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, बहुत सारे कार्सिनोजेंस हैं। कार्सिनोजन हम उनको बोलते हैं जो कैंसर को बढ़ाते हैं शरीर में। तो आप देखेंगे कैंसर की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है सोसाइटी में। बिल्कुल। तो वो भी एक रीजन है। और बहुत सारे, मेरे पास तो बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो नॉन स्मोकर है, जिनको लंग कैंसर हुआ है, जिनमें शायद रिस्क फैक्टर भी नहीं है कैंसर के, बट उनको भी कैंसर निकल जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये डेंजरस चीजें हैं, आपको ध्यान डेफिनेटली रखना पड़ेगा। गैस को तो आप रोक नहीं सकते हो, पार्टिकुलेट मैटर को शायद N95 मास्क के साथ ले सकते हो, पर जैसे मैम ने बताया, अगर प्रैक्टिकलिटी में अगर देखा जाए तो मास्क पहन के बहुत डिफिकल्ट है। हम सब ने कोविड के टाइम में देखा है। एक चीज और बताना चाहूंगा कि कोविड में जो पेशेंट्स के लंग डैमेज हुए थे वो भी और बहुत ससेप्टेबल है इस चीज को। वो आप समझ लीजिए कि वो लंग डिजीज के ही पेशेंट हैं जो कोविड में जिनके लंग्स डैमेज हुए थे। बहुत सारे पेशेंट अभी भी हमारे पास आते हैं जो जिनके लंग पूरे रिकवर नहीं हुए हैं। वो भी पोल्यूशन की वजह से बहुत सारे हॉस्पिटलाइजेशंस होते हैं हमारे पास। बिल्कुल, बहुत बहुत अहम बात डॉक्टर नवनीत आपने बताई और डॉक्टर जिसल आपने भी बहुत से अहम पहलुओं की ओर इशारा किया कि किन किन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होगा। न सिर्फ एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए ये हवा बिल्कुल ख़राब है, अभी हमें एहतियात बरतना होगा। उपाय जो भी किए जा रहे हैं अब तक तो नाकाफ़ी साबित हुए हैं। उम्मीद यही करना होगा कि आगे आने वाले वक्त में जो भी एक्शन और जो भी प्लानिंग बने वो इस तरह से हो कि अगले साल
फिर हम इस तरह की चर्चा ना करें। अगली बार जब हम बैठें तो बात करें कि हाँ, स्थितियां पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। और अगली खबर भी दिल्ली से ही जुड़ी हुई है। जी हाँ, पॉल्यूशन के खिलाफ पॉलिटिक्स ऑन है, वहीं अब सियासत को गरमाने के लिए दूसरा मुद्दा भी मैदान में आ गया है और जोर आजमाइश दिल्ली नगर निगम के चुनाव को लेकर होगी। चुनाव आयोग ने एमसीडी चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में 4 दिसंबर को वोटिंग होगी, जबकि 7 दिसंबर को काउंटिंग के बाद नतीजों का ऐलान होगा। एकीकृत होने के बाद दिल्ली नगर निगम के 250 वार्ड्स पर चुनाव होगा। पहले 3 भागों में बंटे निगम में टोटल 272 वार्ड थे। इस बार के चुनाव के लिए जहां वार्डों की तादाद कम की गई है, वहीं आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। साथ ही खर्च की सीमा बढ़ाई गई है। खैर, ये तो हुई चुनाव की बात, लेकिन इस चुनाव की तारीख को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी को गुजरात में खतरा है, इसलिए वहां के नतीजों से पहले ही दिल्ली एमसीडी में चुनाव करवाए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी ने भी इसका जवाब दिया तो कांग्रेस भी मैदान में कूद पड़ी है। नगर निगम का जो मुख्य काम है वो साफ सफाई की व्यवस्था है। कॉलोनियाँ, गांव, सड़कें साफ सुथरी रहें, मार्केट साफ सुथरी रहें। और पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि स्कूल अच्छे बन गए, अस्पताल अच्छे बन गए, मोहल्ला क्लिनिक बन गया, मगर बाहर कूड़ा पड़ा हुआ है। दिल्ली में आप घुसो तो कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ आपका स्वागत करते हैं। तो इस बार दिल्ली वाले 1 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि एमसीडी का चुनाव हो और एमसीडी भी सीधा अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में दी जाए। और इस बार दिल्ली के लोग जो हैं कूड़े के ऊपर और साफ सफाई के ऊपर वोट डालेंगे। भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पिछले 5 वर्षों में और कोरोना काल में विशेष रूप से सेवा के काम किए हैं। हमने दिल्ली की जनता का साथ कभी नहीं छोड़ा है। पहली प्रतिक्रिया यही है कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता को सही लोगों को चुनने का अधिकार है और मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ वापस चुनकर आएगी और दिल्ली में जो दिल्ली की समस्याएं अब तक बनी पड़ी हैं उनको एक एक करके जो है खत्म करेगी, निस्तारित करेगी। दिल्ली नगर निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 4 दिसंबर को वोटिंग होगी तो वहीं 7 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। आपको बता दें कि तीनों निगमों को एकीकृत करने के बाद 272 सीटों के बजाय इस बार चुनाव 250 वार्ड में होंगे। यानी कि इससे पहले जो दिल्ली के अंदर दिल्ली नगर निगम के जो वार्ड थे 272 थे, लेकिन उसको एकीकृत तीनों निगमों को एकीकृत करने के बाद अब वार्डों की संख्या 250 रह गई है। और इसी के लिए आपको बता दें कि इस बार जो चुनाव होंगे काफी सख्त होंगे। दिल्ली चुनाव आयुक्त ने तारीखों का ऐलान करते हुए कहा है कि 2011 के सेंसन के दौरान 250 वार्डों के अंदर करीब 42 सीट जो है वो एससी के लिए रिजर्व है और उसमें से 21 सीट महिलाओं के लिए है और साथ ही साथ 104 सीट जो है वो अलग से महिलाओं के लिए रिजर्व की गई। यानी कि कुल मिलाकर करीब 125 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व है, जो कि टोटल एमसीडी के वार्ड है उनकी 50% संख्या बनती है। यानी कि इस बार जो दिल्ली नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं उसमें 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए है। इसके साथ साथ आपको बता दें चुनाव के दौरान सुरक्षा के काफी इंतजाम किए गए। उसके लिए चुनाव के दिन करीब 2000 से ज्यादा सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती होगी, जिसमें हर विधानसभा में 68 जनरल ऑब्जर्वर होंगे और साथ ही साथ ये पूरे चुनाव वीडियोग्राफी के द्वारा किया जाएगा। आपको पूरे नोटिफिकेशन की बात करें तो 7 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी होगा, 14 नवंबर को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि होगी और इसके साथ साथ 19 नवंबर को नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख होगी और 4 दिसंबर को चुनाव किए जाएंगे और 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे। तो दिल्ली का दंगल एक तरफ और अब रुख करते हैं सियासत के गलियारों का। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए रण सज चुका है और इस शंखनाद के साथ ही तमाम सियासी पार्टियों ने चुनाव के लिए अपनी अपनी कमर कस ली है।
इस बीच आम आदमी पार्टी ने भी गुजरात चुनाव के लिए अपने सीएम कैंडिडेट के नाम पर मुहर लगा दी है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुख्यमंत्री उम्मीदवार के लिए इशुदान गढ़वी के नाम का ऐलान किया। इसके लिए अरविंद केजरीवाल ने वेबसाइट, ईमेल, एप्लीकेशन और व्हाट्सएप के जरिए लोगों से सुझाव मांगे थे, जिसमें करीब 73% लोगों ने इशुदान गढ़वी को चुना। वहीं 30% लोगों ने गोपाल इटालिया के फेवर में मतदान किया। बता दें कि पंजाब में इसी तरह सर्वे के बाद आपके सीएम उम्मीदवार के रूप में भगवंत मान के नाम की घोषणा पंजाब में की गई थी। जरूरत से ज्यादा बोलने वाले केजरीवाल जी को शायद एक चीज सबसे ज्यादा पसंद है, वो अपने किसी बड़े लीडर को बनाना चाहते हैं। अगर वो कहना चाहते हैं कि उसको चीफ मिनिस्टर बनाना है, तो मैंने ये देखा कि शराब से उसका ताल्लुक ज़रूर होता है। पंजाब के अंदर भी जो चीफ मिनिस्टर बनाए गए, उनका शराब से जो रिश्ता है वो छुपाने की ज़रूरत नहीं, बताने की ज़रूरत नहीं है। और जो अनाउंसमेंट उन्होंने गढ़वी साहब का किया है, उनके ताल्लुक से भी बड़ी कंट्रोवर्सी है और वो भी शराब को लेकर के है। उत्तराखंड में कोटियाल साहब को बनाया था, जमानत जब्त हो गई। यहाँ पे भी जमानत जब्त होगी। कैंडिडेट डिक्लेयर करने से कुछ नहीं होगा। आप फर्जीवाड़ा कर हमने लोगों से रिस्पांस लिया, लोगों से फ़ोन किया, सब पता, सब नकली काम हो रहा है। और गुजरात की जनता बहुत समझदार है, सूझवान है, वो इनके धोखे में और बुलिखे में आने वाली नहीं है। बात कर लेते हैं आज बाजार में हुए एक्शन की। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में काफी उतार चढ़ाव नजर आया। आखिरी घंटे में बाजार बढ़त बनाकर बंद होने में कामयाब रहे। निफ्टी 64 अंकों की तेजी के साथ 18,100 से ऊपर बंद हुआ। बाजार में हुए एक्शन की पूरी डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा। मार्केट्स के लिए काफ़ी अच्छा रहा और इस बीच पूरे ही हफ्ते के अंदर बाजार ने जो एक अच्छा काम किया वो ये था, अपने सपोर्ट्स को ब्रेक नहीं किया। निफ्टी ने इस पूरे हफ्ते 18,000 के लेवल को अच्छे से मेंटेन किया। बैंक निफ्टी ने 41,000 के लेवल को अच्छे से मेंटेन किया। बहुत बड़ी बड़ी खबरें भी आई, जैसे कि यूएस से 75 बीपीएस की फेडरल बैंक की उन्होंने दरें बढ़ाई हैं, लेकिन उसको भी मार्केट ने बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया। कुल मिला के ये हफ्ता मार्केट के लिए एक विन विन सिचुएशन में रहा, जहाँ पे इंडाइसिस की कुछ चर्निंग होती हुई दिखी। कुछ ऐसे इंडाइसिस चले जो पहले थोड़ा कमज़ोर थे, लेकिन उनकी वेटेज के हिसाब से अब उन्होंने मोमेंटम बनाना शुरू किया। सबसे पहले आते हैं कि इंडाइसिस में टोटल ओवरऑल गेन कैसे मिला। अगर आप निफ्टी का टोटल गेन देखेंगे तो करीब करीब 2% का रहा है। छोटे और मझोले शेयर्स का इंडेक्स भी करीब करीब 2% बढ़ा है और बैंकिंग इंडेक्स के अंदर भी करीब 0.25 से 1% तक की तेजी आती हुई दिखी है। ध्यान रखा जाए कि निफ्टी बैंक अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ 400 पॉइंट ही दूर है, जबकि निफ्टी ऑल टाइम हाई से करीब करीब 400 पॉइंट दूर है। आ जाते हैं सेक्टर्स गेन कौन कौन से हुए हैं। मेटल इंडेक्स सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देने में कामयाब रहा, करीब 7% तक का रिटर्न यहाँ पे आया। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स और मीडिया के शेयर भी काफ़ी ज़ोरदार तरीके से चले, खासकर जी एंटरटेनमेंट और सन टीवी, इन्होंने मीडिया शेयर्स को काफ़ी बज़ दिया है। इसके अलावा फाइनेंस के काउंटर्स में भी मजबूती आती हुई दिखी है। लास्ट में रिलायंस की वेटेज की वजह से एनर्जी पैक भी काफ़ी ज़ोर से आपको चलता हुआ दिखा। इसके अलावा जो सबसे कम चलने वाला सेक्टर था वो था ऑटोज़, क्योंकि ज़्यादातर के सेल्स के नंबर या एक्सपायरी से ठीक पहले उनमें शॉर्ट कवरिंग आ चुकी थी, इसलिए हफ्ता उनके लिए काफ़ी डल था। आ जाते हैं गेनर्स पे। इस हफ्ते के निफ्टी के कौन कौन से गेनर्स थे। अदानी एंटरप्राइजेस निफ्टी के अंदर शामिल होने के बाद इस हफ्ते सबसे तेजी से चलने वाला शेयर बना और इसने एक ही हफ्ते के अंदर करीब 15% तक का रिटर्न दे दिया। बजाज फिनसर्व, अल्ट्राटेक सीमेंट, इन सब का रिटर्न करीब 6 से 10% के आसपास था। इसके अलावा डिविस्लैब और हिंडाल्को का रिटर्न भी करीब 5% से ज़्यादा की मजबूती के साथ ही हमको आता हुआ दिखा। लूजर्स की कैटेगरी अगर आप चेक करेंगे तो अपोलो हॉस्पिटल, एक्सिस बैंक, ये दो शेयर्स के अंदर टिपिकली प्रॉफिट बुक हुआ है, करीब करीब 4% अपने हाई से टूटे हैं। साथ ही हीरो मोटोकॉर्प चल ही नहीं रहा, 2% इसने इस हफ्ते भी आपको नुकसान पहुंचाया होगा। अगर छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी में आप पहुंचे तो वहां पे आपको दिखेगा एलेम्बिक फार्मा के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव आया, ये शेयर करीब 20% चला है। इसके अलावा डालमिया भारत, बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे शेयर्स भी करीब 10% के रिटर्न देने में कामयाब हुए हैं। छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी में अगर वीक काउंटर्स ढूंढ रहे होंगे तो पूरे हफ्ते के अंदर जो कमज़ोर था वो था LIC हाउसिंग, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है, करीब 11% ये शेयर नीचे हफ्ते दर हफ्ते के हिसाब से। कंसाई नेरोलैक, अजंता फार्मा जैसे शेयर्स भी कमजोरी के साथ ही बंद हुए हैं। तो कुल मिला के इस हफ्ते के अंदर इंडाइसिस रेंज के अंदर रहे, सेक्टोरियल चर्निंग हुई है और मिड कैप कैटेगरी के अंदर जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है वो कोई बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं हुई है।
अगला हफ्ता कुछ मैक्रो इवेंट्स के साथ फिर से इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि बाजार कैसे आगे और बढ़ता है या फिर इसी रेंज में रह जाएगा। चले बढ़ते हैं आगे। मार्सलिस इन्वेस्टमेंट मैनेजर के सौरभ मुखर्जी ने हमसे खास बातचीत में कहा कि रिलैक्सो फुटवेयर और GMP फॉडलर में निवेश के बेहतर मौके हैं। सबसे बड़े बाय फार यू आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ फुटवेयर इन इंडिया। जब रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ता है तब सारे फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स पर प्रेशर आता है। जो हमारे निवेश की जिंदगी का तजुर्बा है कि जब रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ता है, जो बाहुबली प्लेयर होता है, सबसे सुदृढ़ प्लेयर होता है, उसका काम है रॉ मटेरियल कॉस्ट को अपने भाव को उस प्रकार से ना बढ़ाए जिससे कि मार्केट शेयर लॉस हो। भाव को रॉ मटेरियल कॉस्ट मानिए 10% बढ़ रहा है, अपने भाव को बढ़ाए 7-8% और अपने कॉम्पिटिटर से मार्केट शेयर छीन ले। ये जो हमारे ख्याल से ये जो रवैया रहता है, ये हमने हमारे इन्वेस्टिंग कंपनी में रिपीटेडली देखा है। हमने पीडिलाइट में देखा है, एशियन पेंट्स में देखा है, एस्ट्रल पॉली में देखा है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट मानिए 10% छलांग मारेगी, हमारे इन्वेस्टिंग कंपनी 7-8% भाव चढ़ाएंगे, अपने वर्किंग कैपिटल को सुधारेंगे, अपने पैसा जल्दी पाने की सारे सिस्टम्स को इम्प्रूव करेंगे, कैश फ्लो निखारेंगे, लेकिन कॉम्पिटिटर को प्राइस में तोड़ के कॉम्पिटिटर से धंधा उठा लेंगे। सो हमारी जो उम्मीद है कि रिलैक्सो और करेगा, जो लास्ट 3-4 महीने में रिलैक्सो ने किया है, जिसमें भाव तोड़ा है, जितना रिलैक्सो भाव तोड़ेगा, लो एंड ऑफ द मार्केट जहां पे मेरे ख्याल से 70% सप्लाई इनफॉर्मल है, ब्लैक इकोनॉमी वाले प्लेयर हैं, लो एंड मार्केट में भारी कंसोलिडेशन कर सकता है रिलैक्सो बाय स्क्वीजिंग प्राइसेस एंड ड्राइविंग आउट द इनफॉर्मल सेक्टर, जो मेरे ख्याल से 70% ऑफ द लो एंड मार्केट है। बढ़ते आगे। सिप्ला दूसरी तिमाही के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे। नतीजों की पूरी डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी पंकज। अगर हम सिप्ला के आंकड़े देखें तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि सिप्ला ने बहुत ही इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स दिए हैं। 5800 करोड़ का सेल है जो ब्रॉडली इनलाइन है। एबिटा 1300 करोड़ पे आया है जिसमें मार्जिन 22.1% है और 22.3% है। 21.3% की आशाएं थी मार्केट को। एक जेनरिक रेमलेविट करके ड्रग है जिसकी वजह से इनका ये पर्टिकुलर परफॉर्मेंस आया है, बट ये लॉन्च पता था उसका प्राइसिंग, इसके लिए इसमें कोई आकर्षित बात नहीं लगी है मार्केट को। ओवरऑल ओवरहेड्स थोड़े से ऊपर थे और अगर हम देखें तो पैट नंबर एकदम इनलाइन आया। मैनेजमेंट जब बात करेगा तो हमें उनसे पूछना है कि उनको प्राइसिंग प्रेशर कैसा लग रहा है। यूएस में प्राइसिंग प्रेशर कितना था और एक्स रेमलेविट में क्या ग्रोथ रही थी। उसके अलावा ये जानने में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि डोमेस्टिक सेल्स ग्रोथ कितनी थी, क्योंकि लास्ट ईयर कोविड क्वार्टर था, इस साल एक्सपेक्टेशन कम थी बिकॉज नॉन कोविड ड्रग्स ही है खाली। इसके लिए ये इंटरेस्टिंग रहेगा देखने जाने को कि उनका नॉन कोविड इंडिया पोर्टफोलियो YOY बेसिस पे कितना ग्रो हुआ है। टाइटन ने भी अपनी तिमाही नतीजे जारी कर दिए हैं। टाइटन के नतीजे भी अनुमान से बेहतर रहे हैं। आय और मुनाफे में बढ़त नजर आई है, साथ ही एबिटा में भी बढ़त देखी गई है। नतीजों पर और ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी विनी। तो टाइटन के जो नतीजा है वो काफ़ी बेटर है ईटी नाउ के एक्सपेक्टेशन से। हम लोग रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे अराउंड 18%, और क्योंकि नॉर्मली कंपनी रेवेन्यू ग्रोथ बताती है पहले उनकी ऑपरेशनल अपडेट्स में, तो अराउंड 18% की ग्रोथ एस्टिमेटेड थी, उससे काफ़ी बेटर आई है। और टोटल जो रेवेन्यू ग्रोथ की बात करते हैं तो रेवेन्यू ग्रोथ आई हुई है कंपनी के लिए 21%, 22% लगभग आई हुई है रेवेन्यू ग्रोथ, और रेवेन्यू टोटल आया हुआ है 8,730 करोड़ पे। बॉटम लाइन की बात करें वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, 34% की बॉटम लाइन प्रॉफिट में ग्रोथ दिखी है। और इबिटा परफॉर्मेंस, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस भी काफी स्ट्रांग रही है। मार्जिन्स वो एक सरप्राइज आया क्योंकि काफी बेटर देन एक्सपेक्टेड था। एनालिस्ट भी बोल रहे ये भी काफी बेटर देन जो एक्सपेक्टेशन थी, 14% के अराउंड आ रही है मार्जिन्स, तो इबिटा मार्जिन्स ओवरऑल काफी बेटर थी। नाउ ग्रोथ की बात करें तो क्या को लीड कर रहा है, ज्वेलरी बिजनेस जो अकाउंट करता है टाइटन के ओवरऑल रेवेन्यू का 80% जो रेवेन्यू आता है वो ज्वेलरी बिजनेस से आता है। वहाँ पे भी ग्रोथ बेटर देन एक्सपेक्टेड थी, फैक्टर्ड इन था 18%। ज्वेलरी बिजनेस का ग्रोथ आया हुआ है अराउंड 22%। वॉचेस वेरेबल में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखी है 20% की, और आईवेयर बिजनेस में थोड़ी कम ग्रोथ दिखी है। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ, आई है मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ, अराउंड 5% की आईवेयर बिजनेस में ग्रोथ आई है। पर उसके अलावा
मैनेजमेंट की कमेंट्री है, उन्होंने हाईलाइट किया ये टाइम तो फेस्टिव सीजन ने श्योरली सपोर्ट किया कंपनी को, पर ये जो पॉजिटिव सेंटिमेंट है, बाइंग सेंटिमेंट है, कंज्यूमर ट्रेंड है, वो पॉजिटिव सेंटिमेंट कंटिन्यू हुआ था अक्टूबर के एंड तक भी। तो मे बी Q3 में भी ये इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट दिख पाएगा और ये पॉजिटिव अपबीट एक्सपेक्ट कर सकते हैं Q3 में भी। एटलीस्ट अक्टूबर में तो अच्छी नंबर आई हुई थी कंपनी की। पर एक जो इबिट मार्जिन की बात करते हैं, ज्वेलरी इबिट, वॉच वेयर इबिट बराबर था पर ग्रोथ हुई थी, पर आई वेयर की जो इबिट है वहाँ पे थोड़ी कम आई है हुए इबिट। तो इबिट परफॉर्मेंस जो आई केयर बिजनेस की है वो आई है थोड़ी कम और रिड्यूस हो चुकी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो इबिट आया था आई वेयर बिजनेस का 28 करोड़ वर्सेस जो इबिट था लास्ट ईयर वो 37 करोड़ का था। तो ये एक फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। बट उसके अलावा कंपनी ने ऐड की है 105 न्यू स्टोर्स ड्यूरिंग द ईयर और ओवरऑल उनकी जो अदर बिजनेस है कैरेट लेन, टील, वहाँ पे भी अच्छी ग्रोथ देखी। तो ऑल इन ऑल नंबर्स देखें तो ईटी नाउ पोल से बेटर थे। चले बढ़ते हैं आगे। SBI के दूसरी तिमाही के नतीजे कल आने वाले हैं। नतीजे कैसे रहेंगे बता रहे हैं हमारे सहयोगी हर्ष। SBI के नेट इंटरेस्ट इनकम का जो नंबर है 33,500 करोड़ के आसपास 7.5% ग्रोथ दिखाता हुआ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एज वेल एज सिक्वेंशली। पर रियली जो नंबर जो मूव करेगा वो है अदर इनकम का नंबर। अदर इनकम का नंबर जस्ट बिलो 10,000 करोड़ आएगा, अराउंड 9,500 करोड़ ऑड आने की अपेक्षा है। 3x जंप जब हम सिक्वेंशली देखें तब, और वो लार्जली ऑन द बैक ऑफ वो ट्रेजरी लॉसेस जो Q1 में बुक हुए थे वो ये पर्टिकुलर क्वार्टर में होंगे नहीं, और उसके वजह से ये पर्टिकुलर नंबर काफ़ी अच्छा आता हुआ ये पर्टिकुलर क्वार्टर में। और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसके वजह से काफ़ी एलिवेटेड 22,000 करोड़ पे वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आने की अपेक्षा है। ऑलमोस्ट 22% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और ऑफ कोर्स 73% ग्रोथ सिक्वेंशली। जब हम प्रोविजंस के नंबर को देखें 4,400 करोड़ पे प्रोविजंस का नंबर था Q1 में, अब अराउंड 7,000 करोड़ के आसपास आने की अपेक्षा है उसके आसपास। और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा 10,500 करोड़ पे वो पर्टिकुलर नंबर आने की अपेक्षा है, जो कि एक 38% ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लार्जली वेरी सॉलिड। जब हम एसेट क्वालिटी को देखें तो इंप्रूविंग ट्रेंड्स दिखेगा, और जब हम ROAs को देखें अब 0.8% के आसपास वो ROA का नंबर आने की अपेक्षा है, तो सॉलिड नंबर वो भी। निम्स अराउंड 2.9% के आसपास एक्सपेक्टेड है और क्रेडिट कॉस्ट अराउंड 1%। तो लार्जली काफ़ी स्टेबल क्वार्टर SBI से डिलीवर होने की अपेक्षा है। जब हम बैलेंस शीट साइड को देखें एडवांसेस ग्रोथ एक्सपेक्टेड अराउंड 18.5% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 29 लाख करोड़ के आसपास वो नंबर, और जो डिपॉजिट का नंबर है अराउंड 41.5 लाख करोड़ पे वो डिपॉजिट का नंबर आएगा, जो कि एक 9% ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, अराउंड 2.5+% सिक्वेंशली। लार्जली एक सॉलिड सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है SBI से कल। और चलिए, बच्चों पर सोशल मीडिया के साइड इफेक्ट, युवाओं पर सोशल मीडिया के साइड इफेक्ट किस तरह से बढ़ते जा रहे हैं और किस गंभीर संकेत के साथ ये हमारी जनरेशन को इस वक्त मुश्किल में डाल रहे हैं, इसी पर छोड़ जाते हैं आपको हमारी खास पेशकश स्वदेश विशेष के साथ।